तो बेटा अभी तक हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटल्स की रिएक्शंस में सबसे पहला जो रहेगा मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। मेटल जब बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेटा कैसा है होता है नेचर में, केमिकल नेचर इसका कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड को जब पानी में मिला दिया जाता है बेटा तो ये कैसे बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट्स स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो अलग अलग मेटल्स है ना बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था पोटेशियम जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आप सभी को याद होगी ही। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज विद ऑक्सीजन, तो सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं बेटा, और पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम भी जो है बेटा रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है और लिथियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जो है रूम टेम्परेचर पर जो है बेटा हीट जो रूम टेम्परेचर पर है रिएक्ट नहीं कर पाता ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा गर्म करना पड़ता है। जैसे ही हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हमें फ्लेम देखने को मिलती है, जबकि लिथियम और पोटेशियम और सोडियम के केस में ऐसा नहीं होता। इसीलिए बेटा जो सोडियम और पोटेशियम है और लिथियम है इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। क्यों, जैसे ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएंगे रिएक्शन करने लग जाएंगे और जलने लग जाएंगे। लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं करता क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक जो है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए। आयरन जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ही जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही कॉपर बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाकर के कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि हमें पता है ब्लैक कलर का होता है। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है बेटा, वाई आर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक क्यों होते हैं नेचर में, जस्ट अभी मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड जो है बेटा पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स, और हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, बेस। दैट इज वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो दो क्वेश्चन आए, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है केमिकली नेचर में, बेसिक होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो है पोटेशियम और सोडियम सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन जैसे ही हवा में छोड़ दिए जाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जलने लग जाएंगे। डिटेल्ड रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की डिटेल्ड रिएक्शन, जैसे कि सोडियम की, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है और जलने लग जाता है, बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम फॉर्मिंग ए व्हाइट सॉलिड। व्हाइट सॉलिड जो है एज अ प्रोडक्ट बनता है हमारा सोडियम ऑक्साइड का। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है, गोल्डन येलो फ्लेम। मैकेनिज्म कैसा होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव, रीडली गिव्स अप इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। सोडियम जो है बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, और बना लेता है सोडियम ऑक्साइड और जलने लग जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ता है क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा। ठीक है, और जब जलता है तो व्हाइट डेजलिंग व्हाइट लाइट जो है हमें देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एक थिन लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा, वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, दिस लेयर इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जैसे रस्ट, जब आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिल करके रस्ट बनाता है बेटा, तो अंदर वाले पहली बाहर वाली लेयर के साथ ऑक्सीजन ने आयरन की बाहर वाली लेयर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाया, तो अंदर वाली लेयर जो है वो अनप्रोटेक्टेड रहती है, यानी कि रस्ट जो है पोरस होता है, वहां से होता हुआ ऑक्सीजन और पानी अंदर वाली लेयर तक पहुंच जाता है मेटल की और उसको भी खराब कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर के साथ ऐसा नहीं होता। ये जो लेयर होती है ना बेटा ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो प्रोटेक्टिव होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये पेंसिल एल्यूमिनियम की है तो आउटर लेयर जो है एल्यूमिनियम की बेटा वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी, लेकिन जो ये लेयर होती है ये पोरस नहीं होती बेटा, इसमें छोटे छोटे छेद नहीं होते जहां से और ऑक्सीजन जो है अंदर वाले एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कर पाए। ठीक है, जिसके कारण फर्दर कोरिजन जो है नीचे वाले एल्यूमिनियम का वो हमारा बच जाता है
और इस तरीके से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो कि रस्ट में नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो लेयर है पोरस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डुबो करके रखे जाते हैं? क्योंकि कैरोसिन ऑयल के अंदर बेटा किसी भी तरीके का ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए अगर उनको हवा में छोड़ दिया जाए तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर जाएंगे, जलने लग जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है। कैरोसिन ऑयल हैज नो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दैट इज वाई वो कैरोसिन ऑयल जो है प्रिवेंट कर देता है उनका एक्सपोजर एयर से। साथ ही साथ लिथियम एटम, लिथियम मेटल को बेटा कहां रखा जाता है? पैराफिन वैक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कैरोसिन ऑयल के ऊपर ये तैरने लगेगा, बहुत ही लाइटेस्ट मेटल है, इसीलिए कैरोसिन ऑयल के ऊपर तैरने लगेगा और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम लिथियम को कहां रखते हैं बेटा? पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। व्हाई डज मैग्नीशियम बर्न विद ए ब्राइट व्हाइट लाइट? दिस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट आ रही होती है बाहर, कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कैसे निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अदर मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ? तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा होता है बेटा तो एक ब्लू ग्रीन फ्लेम जो है हमें देखने को मिलती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है बेटा वो कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होता है। आयरन की बात की जाए तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्साइड बनाता है, लेकिन किसकी मौजूदगी में बेटा? वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, आयरन का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए मॉइस्चर जो है वो बहुत जरूरी है, बिना उसके रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, मॉइस्चर क्या करता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो एज अ मीडियम जो है काम करता है वहां पर जहां पर रिएक्शन हो रही होती है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए बेटा तो वो कोई रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए जो हमारी एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होते हैं ये गोल्ड और सिल्वर, इसलिए हमारी जो ज्वेलरी है वो कभी भी खराब नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हमारे रिएक्ट नहीं करते। अब बात आ जाती है वापस से नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अभी हमने बात की कैसी होती है? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो बेसिक ऑक्साइड्स किन किन के होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के। जबकि जिंक एंड एल्यूमिनियम हमने सेकंड चैप्टर में ही डिस्कशन किया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि जिंक एंड एल्यूमिनियम, वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक की हमने बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था? एम्फोटेरिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि एज अ बेस और एसिड रिएक्ट कर सकते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे बेटा? ऐसे जो कि बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों शो करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एज अ बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, जिंक जो है ऑक्साइड वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है बेस की तरह भी, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो दैट मींस ये एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये कैसा ऑक्साइड है बेटा? एम्फोटेरिक। और जो भी चीज एम्फोटेरिक होती है दैट मींस वो एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, और एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है। अब बात आती है बेटा, व्हाई डू एल्यूमिनियम एंड जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते ही क्यों है? क्योंकि बेटा दे सिट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, शोइंग इंटरमीडिएट कैरेक्टर, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस में, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है क्यों? क्योंकि ये जो है बॉर्डर लाइन पर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बात कर लेते हैं बेटा सेकंड रिएक्शन की, जो कि रहेगी मेटल की रिएक्शन विद वाटर। जब भी बेटा मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि पानी किस स्टेट में है, क्या वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, ठीक है, और स्टीम यानी कि गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो है हमारा प्रोडक्ट बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो हमारी रिलीज हो जाती है। अब बात करते हैं वाटर रिएक्टिविटी जनरल रूल्स की। तो पहला रूल जो है हमें क्या बताता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा, जस्ट एज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वेरी रिएक्टिव के बाद रिएक्टिव यानी कि मैग्नीशियम जैसे, ये हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि भाप के साथ। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा। अनरिएक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसी भी तरीके की रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती, चाहे ठंडे पानी के साथ करे, गर्म पानी के साथ या स्टीम के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मेटल्स जो है पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, या तो ठंडे पानी के साथ, या गर्म पानी के साथ, या फिर स्टीम के साथ।
अब किसके साथ रिएक्ट करेंगे वही डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल का ऑक्साइड बेटा सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में बनेगा जहां पर जो हमारा मेटल है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ही हमारा जो है मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब बात कर लेते हैं पहले कोल्ड वाटर की, यानी कि वो मेटल्स जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के पहले 3 हमारे मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है, दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो जब भी बेटा पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट ये जो रिएक्शन होती है बेटा बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट निकलती है, और ये हीट जो है इतनी सफिशिएंट होती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, इग्नाइट कर देती है, यानी कि जला देती है, जिसकी वजह से तुरंत हमारा पोटेशियम जो है वो जलने लग जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन कहती है वॉयलेंट होती है, और जो प्रोडक्ट होगा यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ब्लू में, जो कि हमें क्या दर्शाता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, एक बेस है। ऐसे ही सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट निकलती है। ये हीट वापस से इतनी सफिशिएंट होती है कि हाइड्रोजन गैस को जला देती है, यानी कि इग्नाइट कर देती है, जिसके कारण हमारा सोडियम जो है वो जलने लग जाता है पानी में डालते ही। ठीक है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है और वापस से जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें, जब कैल्शियम बेटा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना इस रिएक्शन में वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके, इग्नाइट कर सके, जला सके। इसीलिए कैल्शियम के केस में अगर हम कैल्शियम को पानी में डाल भी दें तो भी हमारी जो है बेसिकली फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को अगर डायरेक्ट पानी में डाल दिया जाए तो वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट भी रिलीज हुई, हीट तुरंत हाइड्रोजन गैस को जला देगी और हमारा सोडियम मेटल है वो जलने लग जाएगा, पोटेशियम मेटल है जो जलने लग जाएगा। लेकिन कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हीट उतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, और मेटल जो है पानी से ज्यादा भारी होता है तो इसलिए मेटल जो है कैल्शियम मेटल पानी के अंदर डूब जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस की बात, व्हाई डज हाइड्रोजन कैच फायर विद पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और ये क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है तो वो हीट जो है हाइड्रोजन गैस को जला देगी। ठीक है, व्हाई डज सोडियम मेल्ट इनटू अ बोल, जब पानी में डाला जाता है सोडियम को तो वो मेल्ट होकर के एक बोल का आकार क्यों लेने लग जाता है, जैसे हम पानी की बूंदों को नहीं डाल देते गर्म तवे पर, वो नाचती हुई और छोटी होती चली जाती है, वैसे ही सोडियम भी छोटा होता चला जाता है, जलता जाता है, छोटा होता चला जाता है बॉल की तरह। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, हीट जो है वो टेम्परेचर को रेज कर देती है रिएक्शन में और इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि जो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अचीव हो जाता है, यानी कि 97.8 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण सोडियम जो है वो धीरे धीरे करके किस में क्रिएट होने लग जाता है, एक स्पीयर में, और छोटा होता चला जाता है, जलता जाएगा तो छोटा होता जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, व्हाई इज कैल्शियम लेस रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि बेटा कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, जबकि सोडियम और पोटेशियम में जो वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर चला जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा सोडियम और पोटेशियम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। लेकिन कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, 2 को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट इज व्हाई कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। अब बात करते हैं थर्ड बेटा, हमारी रिएक्शन विद स्टीम एंड एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं वो हम पढ़ते हैं। पहले मैग्नीशियम की, अभी कैल्शियम तक हम पढ़ चुके। मैग्नीशियम जो है बेटा वो हॉट वाटर के साथ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बेटा जब कोल्ड वाटर के साथ अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, नाउ हॉट वाटर के साथ जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है हवा में, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो बन जाता है। हीट जो निकलती है बाहर रिएक्शन के दौरान वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो हाइड्रोजन गैस को जला सके। ठीक है, स्टीम के साथ बेटा जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो विगोरसली बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है रेदर देन हाइड्रोक्साइड। आप यहां पर क्या देख पाओगे एक डिफरेंस, हॉट वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड,
यानी कि MgOH ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज। लेकिन जब बेटा स्टीम के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड रेदर देन हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखनी है, जब भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ना कि हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, यहां पर आप देख भी पा रहे हो कैसे जो स्टीम जैसे कैसे बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रही है, और मैग्नीशियम धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। अब बात आती है बेटा ऐसे मेटल्स की जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे मेटल्स जो कि नीचे आते हैं काफी, जैसे कि एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बेटा, यहां पर आप देख पाओगे गैस H2 जो है किसके रूप में, गैस यानी कि स्टीम के रूप में, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन भी जो है बेटा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी बाहर निकल जाती है। अनरिएक्टिवनेस, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे, जैसे कॉपर, मरकरी, हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे कोई भी रिएक्शन हमारी नहीं होती है। अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन रहेगी बेटा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ये हमने एसिड बेसिस सोल्ट्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर हमने उल्टा पढ़ा था कि एसिड्स की रिएक्शन बेटा मेटल के साथ। वापस से रिकॉल कर लेते हैं, जब भी बेटा एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का सोल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर लो, रिएक्टेंट साइड में मेटल्स रिएक्ट हो रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, या मेटल रिएक्ट हो एसिड के साथ, या एसिड रिएक्ट हो मेटल के साथ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो जब भी बेटा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा क्या बनता है, हमेशा मेटल का सॉल्ट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, एसिड प्लस मेटल। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो हमारा HCl जब बेटा Na के साथ जुड़ता है तो मेटल का सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी बाहर निकल जाती है। जनरल रिएक्शन की बात करें, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन के दौरान, मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यहां से सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए बेटा, बेसिकली हाइड्रोजन ने, और किस में रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देकर के क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया H2 गैस में, और खुद जाकर के जुड़ गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कुछ यहां पर रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम जो है वॉलेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है। ऐसे मैग्नीशियम भी, पोटेशियम भी, सारे केसेस में सोल्ट बनेगा हमारा, मेटल सोल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, वैसा ही हमारा सोल्ट बनेगा। अगर HCl एसिड रिएक्ट किया तो बेटा हमारा क्लोराइड बना था सोल्ट, अगर H2SO4 रिएक्ट करता तो हमारा जो सोल्ट बनता बेटा वो क्या बनता, सल्फेट बनता, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब व्हाई डज कॉपर कांट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है बेटा कॉपर जो है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसीलिए कॉपर जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट करके रिड्यूस नहीं कर सकता। हाइड्रोजन जो है उससे ज्यादा ताकतवर है। कॉपर इज बेलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन जो है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है रेदर देन कॉपर से। इसीलिए जो है कॉपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमें पढ़ना है बेटा स्पेशल केस किसका, नाइट्रिक एसिड का। जब नाइट्रिक एसिड के साथ, जब एक मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो क्या रिएक्शन होती है, अगर होती है तो प्रोडक्ट क्या, मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलता है या कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है बेटा वो एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल, मेटल्स जनरली डू नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देना और खुद रिड्यूस हो जाना, और यही नाइट्रिक एसिड कर देता है। ठीक है, जब मेटल जुड़ता है HNO3 के साथ बेटा तो मेटल का सोल्ट तो बनेगा, ठीक है, प्लस में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना उसको ये नाइट्रिक एसिड तुरंत के तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, अपना ऑक्सीजन देकर के
पानी के साथ। तो इसीलिए इस अभिक्रिया में यानी कि इस रिएक्शन में किसी भी तरीके का हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। इवन इफ H2 फॉर्म्स इट इज इमीडिएटली ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है वो इस वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देता, सॉरी हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, ऑक्सीजन में, और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें देखने को मिलते हैं। बट क्या कुछ ऐसे केसेस हैं, क्या कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे? हाँ बेटा, दो मेटल्स ऐसे हैं जिनमें से पहला हमारा मैग्नीशियम है और दूसरा है मैंगनीज। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करते हैं। रेयर एक्सेप्शन, ये आपको याद रखना होगा, इससे पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव मैग्नीशियम एंड मैंगनीज टू प्रोड्यूस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि बेटा जो ये मैंगनीज और मैंगनीशियम है ये क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को ही क्या कर देते हैं, पहले ही रिड्यूस। दे रिड्यूस नाइट्रिक एसिड बिफोर नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस। ये नाइट्रिक एसिड को ही क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इससे पहले कि नाइट्रिक एसिड जाकर के किसको, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर पाए। तो आपको दो मेटल्स के नाम याद रखने हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है एक्वा रीगिया। ये एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वा रीगिया क्या है, एक सॉल्यूशन। इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले बेटा इसकी कंपोजिशन की बात कर ले, क्योंकि सॉल्यूशन है तो दो या दो से ज्यादा चीजों का एक पर्टिकुलर होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो दो चीजें क्या है वो, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में अगर बात करूं, अगर 100 ml हमने एक्वा रीगिया बनाया है तो बेटा उसमें से 75 part या 75 ml जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जबकि 25 ml जो है वो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक्वा रीगिया क्या है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जिसमें हम 3 पार्ट तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के लेते हैं और 1 पार्ट जो है बेटा नाइट्रिक एसिड का लेते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इट कैन डिसॉल्व रॉयल नोबल मेटल्स। रॉयल मेटल्स को ये डिसॉल्व कर सकता है। वो मेटल्स कौन से, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, विच नो सिंगल एसिड कैन डू। यानी कि बेटा ये ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है या सॉल्यूशन होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनियम को डालने पर उनको भी डिसॉल्व कर जाएगा अपने अंदर, और ऐसी ताकत किसी सिंगल एसिड के अंदर नहीं है। आई होप आपको ये चीज बेटा समझ में आ गई होगी। तो एक्वा रीगिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी वो रहेगी बिटवीन मेटल्स एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारी क्या होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चैप्टर फर्स्ट में हम ये पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन एग्जांपल यहां पर हमारा जिंक और कॉपर सल्फेट का रहेगा। कॉपर सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, जिंक क्या है, एक मेटल। यानी कि मेटल जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो कैसी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहां से जिंक जो है ये कॉपर को क्या कर देगा, उसके सोल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमने आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एग्जांपल जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, यहां पर हम वापस से उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे आप बेसिकली विजुअल्स के थ्रू भी देख पा रहे हो। बिफोर यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल डाली हुई है, ब्लू कलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रीन कलर में, और आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। यहां पर आयरन सल्फेट के बनने के कारण ग्रीन कलर आया और कॉपर के डिपोजिशन के कारण ये ब्राउन हो गई। ऐसे ही कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉपर जो है ये है और सिल्वर यहां पर है, तो इसका मतलब सिल्वर जो है कॉपर से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। दैट इज व्हाई कॉपर इज एबल टू डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो यहां पर कॉपर ने क्या किया, सिल्वर की जगह ले ली और क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट। आई होप आपको ये चीज बेटा समझ में आई होगी। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट वे में याद करने की टेक्निक से याद की हुई है। वापस से समझा देता हूं बेटा एक शॉर्ट सेंटेंस से। क्या है वो शॉर्ट सेंटेंस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था बेटा, वो आप
पहले चैप्टर की वीडियो से जाकर के देख सकते हो और आप आई होप आपने नोट डाउन कर ही ली होगी। ठीक है, वाइज हाइड्रोजन इज इन ए मेटलिस्ट। तो हाइड्रोजन को हम इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखते हैं बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H पॉजिटिव आयंस बनाता है, इसीलिए हम उसको रेफरेंस पॉइंट के लिए रखते हैं। वाई नो रिएक्शन इफ कॉपर इज पुट इन ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कॉपर को डाल दिया जाए तो कोई रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक के कंपैरिजन में। वाई डज जिंक डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर पाए, क्योंकि जिंक के पास जो है ताकत ज्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से लूज कर सकता है जिंक के कॉपर के कंपैरिजन में, इसीलिए जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर मेटल रिएक्शन, पहली रिएक्शन कौन सी होगी, और इससे नेक्स्ट मेटल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ। यूजुअली तो मेटल्स बेटा बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि जब बेस जो है कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, वो स्पेसिफिक मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, यानी कि ऐसे मेटल जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहां पर जो हमारा एम्फोटेरिक मेटल होगा बेटा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एसिड की तरह, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो हमारी रिलीज होती है। ठीक है, तो मेटल जब बेसिकली एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, मेटल का सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। एम्फोटेरिक मेटल यानी कि ऐसा मेटल जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, तो यहां पर जिंक जो है वो एम्फोटेरिक मेटल है, ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम भी जो है वो एम्फोटेरिक मेटल है जो कि एक बेस के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और ऊपर वाले केस में सोडियम जिंकेट जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो मेटल बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है, ये कैसा होता है, कैसा कंपाउंड होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है मेनली, हाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे, अगर मैं बेटा सोडियम का एग्जांपल ले लूं तो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, जिसके कारण ये आपस में क्या बना लेते हैं बेटा, एक बॉन्ड, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास NaCl जो है वो बन जाता है। NaCl कैसा होता है बेटा, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड होता है, पानी में मिलाने पर क्या प्रोड्यूस करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये कैसा है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसी के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा कैसा होता है, हाई होता है। एग्जांपल NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, वाई आयनिक, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे बेटा, ये तो हमारी कहानी जो थी मेटल्स की थी, केमिकल रिएक्शंस की। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की कहानी, यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो है केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन रहेगी ऑक्सीजन के साथ, देन हम पढ़ेंगे वाटर के साथ। पहले ऑक्सीजन के साथ पढ़ते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या रहेगी बेटा, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि नेचर में कैसा हो सकता है, एसिडिक भी और न्यूट्रल भी। अभी हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेटा वो अब एसिडिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा, जब पानी में मिलने पर वो क्या बनाए, H2CO3 यानी कि एसिड बनाए, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। एग्जांपल हमने यहां पर कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनाता है पानी में मिलने पर। कार्बन अगर लिमिटेड है तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड होता है बेटा, न्यूट्रल, क्योंकि ये पानी में मिलने पर एसिड नहीं बनाता, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल। ऐसे ही सल्फर, सल्फर बेटा जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यही सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में मिल जाती है तो क्या बनता है हमारा, सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड को जब हम बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो कैसा हो जाता है, ब्लू लिटमस में रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है नेचर में। ऐसे ही हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन भी क्या है, वापस इसको रिमूव कर देते हैं पहले एक बार। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है बेटा हमारा, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनाता है, पानी बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, पानी। और पानी क्या है बेटा, बेसिकली हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वाटर को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं बेटा? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, प्रूफ। अब हम इस चीज को कैसे प्रूफ करें? चलो इसको सब रिमूव करते हैं यहां से। अब प्रूफ कैसे देंगे बेटा? सबसे पहले हम क्या ले, बर्न करें सल्फर को इन ए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, यानी कि जो चम्मच दिख रही है इसके अंदर हमने सल्फर लिया है, ये हमारे पास जार है। ठीक है, जलते हुए सल्फर को इसके अंदर डाला और जैसे ही सल्फर जल गया, ठीक है, यानी कि गैस में बदल गया, जार के ढक्कन को ढक करके अंदर हमने क्या कैद कर ली? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कलेक्ट कर लिया हमने गैस को जार में। फिर हमने क्या किया? उस गैस के अंदर, उस जार के अंदर पानी डाल दिया, H2O मिलाया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या मिलाया? H2SO3। तो क्या बनेगा हमारा? सल्फ्यूरस एसिड। जैसे ही हमने सल्फ्यूरस एसिड को टेस्ट किया लिटमस पेपर के साथ तो हमें रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ ड्रॉप डाली तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो था वो रेड में बदल गया। दैट मीन्स ये इसके नेचर को बताता है कि कैसा है, एसिडिक। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी वो रहेगी बेटा वाटर के साथ। जनरली नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बेटा? पढ़ लेते हैं। अब कार्बन जो है वो पानी के साथ तभी रिएक्ट कर पाएगा जब बेटा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? हाइड्रोजन को दे दे। और क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन को जो है नहीं रिमूव कर सकते वाटर में से। मेटल्स क्यों कर पा रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों बना पा रहा था यहां पर, और हाइड्रोजन गैस क्यों निकल पा रही थी? क्योंकि सोडियम के पास ताकत थी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की, जबकि कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास, क्लोरीन के पास ये ताकत नहीं होती है बेटा। इसीलिए नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वाई आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक? क्योंकि पानी में मिलने पर बेटा ये क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दैट इज वाई दे आर एसिडिक इन नेचर। वाई डज ड्राई लिटमस नोट चेंज कलर विद SO2? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम ड्राई लिटमस पेपर को चेक कर रहे हैं तो कोई भी कलर में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बेटा खुद में एक एसिड नहीं है। ये एसिड में कब कन्वर्ट हो पाता है? जब इसको हम पानी में मिलाते हैं। और ड्राई लिटमस पेपर में कोई भी पानी नहीं था, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड उस ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाया रेड कलर में। लेकिन जैसे ही अगर हम पानी मिला देते या मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को चेक करते तो हो जाता। क्यों हो जाता है रेड में कन्वर्ट? क्योंकि बेटा सबसे पहले SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ जाकर के जुड़ता और क्या बनाता है? एसिड। और वही एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता किसमें? रेड में। इसका मतलब नो वाटर, नो एसिड, नो कलर चेंज। ठीक है, use is instead we should use moist litmus paper. Why can't non metal displace hydrogen from water? क्यों नहीं कर पाते displace hydrogen को water में से? क्योंकि non metals are electronegative in nature. That means ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, छोड़ते नहीं, इसीलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं बेटा नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? पहले एसिड के साथ, फिर बेसिस के साथ, फिर सोल्ट्स के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स की। तो नॉन मेटल्स जो है बेटा वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वापस से बेटा एक नॉन मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, तो नॉन मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। और वापस से सेम कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स को देते ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसीलिए ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। व्हाई? टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, यानी कि हाइड्रोजन को हटाने के लिए वहां से उस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉट डोनर्स, दैट इज व्हाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब बात कर लेते हैं बेसिस के साथ। तो क्या नॉन मेटल्स जो है बेस के साथ रिएक्ट हो पाते हैं? नहीं बेटा, नहीं होते। लेकिन कुछ एक दो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। तो सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। कुछ जो है नॉन मेटल्स वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ बेटा? बेसिस के साथ, ताकि क्या बना पाए? सोल्ट और वाटर। जैसे कि यहां पर एक कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीच। क्लोरीन की रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्लोरीन क्या है बेटा? हमारा एक नॉन मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? एक बेस है। यानी कि यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है? नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ, नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमारा सोल्ट। साथ में पानी भी रिलीज हो रहा है। लेकिन एक थर्ड प्रोडक्ट भी बन रहा है, दैट इज सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ये सोडियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है बेटा, ये क्या है? ब्लीच। यही है हमारा क्या? ब्लीच, जो कि बेसिकली हमने चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा है, जहां पर हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, है ना? तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है बेटा। ठीक है,
तो जब भी एक नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारा कॉमन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं सोल्ट सॉल्यूशन। जैसे मेटल्स जो है बेटा, एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पा रहा था, वैसे ही एक मोर नॉन मेटल जो है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। यहां पर आप देख पाओगे सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जा रही है। क्लोरीन जो है एक हाई नॉन रिएक्टिव मेटल है, सॉरी एक हाई रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो कि किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, ब्रोमाइड को, जो कि एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है। ब्रोमीन जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है हाई रिएक्टिव नॉन मेटल है। मैकेनिज्म, क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन। क्लोरीन जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता है टू Cl नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाले का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रोमीन को वहां से हटा देगा। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज भी दी हुई है, जिसमें हमारा सबसे जो मेन जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगी रिएक्शन क्यों हो पाई, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था ब्रोमीन के, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मिंग कोवेलेंट क्लोराइड एंड हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद क्लोरीन। तो बेटा नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट, यानी कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दे तो हमारा क्या बनेगा, HCl, ठीक है, जो कि बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए HCl जो है बेटा एक क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसे हमारा PCl3, PCl5 और CCl4 जो कि क्या कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए तो लिक्विड और गैसेज होते हैं ये कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, पानी में मिलने पर किसी भी तरीके के आयंस ये हमें नहीं प्रोड्यूस करते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पर शेयरिंग से बने हुए हैं बॉन्ड्स, तो पानी में मिलाने पर ये डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, गर्म करने पर जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर CCl4, PCl5 एंड HCl गैस आप देख पाओगे। बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो फॉर्म क्या बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। कॉमन एग्जांपल हमारा जब सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक बेसिकली हमारी गैस होती है, ठीक है। रोटन स्मेल, यानी कि जैसे सड़ा हुआ अंडे में से स्मेल आती है, वैसी स्मेल आती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, ठीक है। नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन जो है हमारी रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनती है बेटा, अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। पंजेंट यानी कि बर्निंग स्मेल होती है इसकी थोड़ी सी। ऑक्सीजन जो है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा, पानी बनता है, न्यूट्रल होता है, एसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बन जब रिएक्ट करता है तो मीथेन गैस बनती है। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो एसिडिक पंजेंट यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा बनता है। वाई डू नॉन मेटल्स फॉर्म्स कोवेलेंट क्लोराइड एंड हाइड्राइड, क्योंकि बेटा दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं। कोई सा भी जो है, दोनों ही नॉन मेटल्स है, तो कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने में बिलीव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेने में बिलीव करता है, ठीक है। टू अचीव स्टेबिलिटी नीदर वांट्स टू गिव अप, सो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन ट्रांसफर करने की जगह शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बेटा ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, नॉन मेटल्स की। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आपने देखा होगा कि ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हमारे जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स उनको देना पड़ता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एक पर्टिकुलर स्लाइड की, जहां पर हम देख पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या रहेगा उस प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स में देखने को मिलती है, जबकि नॉन मेटल्स में हमें देखने को नहीं मिलती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक्सेप्शन है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट की कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लस्टर यानी कि चमक मेटल्स में देखने को मिलती है, जबकि नॉन मेटल्स में हमें देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट आयोडीन।
स्टेट की बात की जाए, रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ करके, जो कि लिक्विड होता है। अगर इनकी बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेंथ की बात की जाए, यानी कि हार्डनेस की बात की जाए और स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो स्ट्रोंग होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि ये नॉट स्ट्रोंग यानी कि ब्रिटल होते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। डेंसिटी की बात की जाए, हाईली डेंस यानी कि भारी होते हैं, लो यानी कि हल्के होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं मेटल्स के जनरली हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि आपको क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी रहेगी, देन मेटल्स और फिर हमारे नॉन मेटल्स। तो पहला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम एंड जिंक के होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल में कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा वाटर। ठीक है, और हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। रिएक्शन विद वाटर की बात करी जाए तो यहां पर जो है मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। डिपेंड करता है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहां पर किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए पानी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेटल की कैपेबिलिटी है, नॉन मेटल्स की कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के लिए भी जो है इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं वहां से हाइड्रोजन को हटाने के लिए, तो वो भी क्या कर पाते हैं, मेटल्स ही कर पाते हैं, नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर पाते। आयंस फॉर्म्ड प्रॉपर्टी जो है, बेसिकली मेटल्स कैसे आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव, जिनको कैटायंस भी कहा जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, यानी कि एनायंस, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो मास्टर की क्या है बेटा यहाँ पर, इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल मैकेनिज्म, वो क्या है, मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो याद हो जाएगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में भी आपको उतनी ही आसानी होगी। बस एक बेसिक रूल और पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद।